अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें अपडेट्स बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और इन सब अपडेट्स से आपको आगाह भी करते हैं और साथ साथ अपना तज्जिया भी आपके सामने रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तो अहम खबर ये जनाब कि सनम जावेद को फाइनली रिहाई मिल गई है और जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा था, आज पेश हुई वो, और फिर जिस तरह से जो कुछ हुआ तफसील आपको बताते हैं शॉर्ट सी। इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पर बड़ा जिक्र रहा जो पाबंदी का मामला था उसके हवाले से, लेकिन PMLN लगता है कि बिल्कुल अकेली होकर रह गई है। इस मामले पर कोई सियासी जमात और कोई ऐसा तब मकतबा फ़िक्र उसके साथ नज़र नहीं आ रहा जो किसी भी तरह संजीदा लिया जाता हो। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। आर्मी चीफ आज हंगामी तौर पर सदर जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे, 2 घंटे मुलाकात हुई। इसकी कुछ खबर देते हैं आपको और कुछ अहम मज़ीद ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तो जी मैं आपको ये बता दूं कि जो सनम जावेद साहिबा हैं, आपको पता है कि उन्हें कल एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया था। मुकदमा क्या था कुछ पता नहीं था, तो आज ख़बर ये मिल रही थी कि बलूचिस्तान उनको भेज दिया जाएगा और रिमांड के लिए पुलिस भी मौजूद थी इस्लामाबाद में। लेकिन फिर उसके बाद फौरी से पेशतर हमने देखा कि वकला की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई और इस दरख्वास्त में जो सनम जावेद की कल की सारी गिरफ्तारी और सारा जो मामला था उसको बुनियाद बनाकर ये इस्तदा की गई कि उन्हें रिहा किया जाए और किसी भी तरह के मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस मामले के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और चूँकि वो भी एक दबंग जज हैं, आपको पता है अच्छे फैसले उनकी तरफ से आए हैं अभी तक, तो उन्होंने जब इस सारे मुकदमे में समाअत की तो उन्होंने सनम जावेद को वहाँ पर ख़ुद बुलवा लिया अदालत और फिर इसमें मियां अशफाक साहब ने सारे दलाइल दिए, सारे फ़ैसले जो अभी तक आ चुके हैं सनम जावेद के हक़ में वो सारे फ़ैसले अदालत के सामने रखे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला है, उसको पढ़ के सुनाया जो कल एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से फ़ैसला दिया गया था सनम जावेद के हक़ में FIA के केस के ख़िलाफ़, उसको भी सामने रखा और कल जिस तरह से वाक़या पेश आया वो सारा वाक़या भी अदालत के गोश गुजार किया। कल अगरचे बहुत से लोग इस बात पे तनकीद भी कर रहे थे कि मियां अशफाक ने और सनम ने क्यों गिरफ्तारी दी और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे सनम को कि वो KP चली जाएं, पिछले गेट से फ़रार हो जाएं, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दी और कहा कि जब इतनी देर बहादुरी से सब कुछ बर्दाश्त किया है तो अब इस मौके पे आके क्यों छुपती फिरूं। तो अच्छा उनकी तरफ से ये फ़ैसला था और गिरफ्तारी में किसी भी किस्म की मज़ामत ना करना भी एक अक्लमंदाना फ़ैसला था, वरना इस बुनियाद पर किसी नए केस को बुनियाद बनाकर गिरफ्तारी मांग सकती थी इस्लामाबाद की पुलिस। लेकिन अच्छी हिकमत अमली थी उनकी वकला की कि आसानी से गिरफ्तारी दी और उसके बाद आज उनका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग नज़र आया। IG को भी तलब कर लिया अदालत ने और जो वहाँ पर मज़ीद अफसरान थे, हुकाम थे, उन्हें भी बुला लिया। अल्टीमेटली किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी की, लेकिन साथ ही साथ सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने ये पाबंद ज़रूर किया है कि सनम जावेद मीडिया से गुफ्तगू ना करें, किसी मामले पर कोई बयान ना दें और साथ ही उन्होंने तमाम लोगों को भी पाबंद किया है कि वो इस्लामाबाद की हुदूद से उन्हें बाहर मत लेकर जाएं। तो अगली समाअत तक तो फ़िलहाल वो इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगी। ये अलग बात है कि गुफ्तगू वगैरह नहीं कर सकेंगी, लेकिन बहरहाल उन्हें रिहाई ज़रूर नसीब हो गई है और ये एक खुशाइन बात है कि फ़ाइनली उनकी जो सारा एक एक सिलसिला चल रहा था मुसलसल गिरफ्तारी का, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वी होप कि बाकायदा तौर पर थर्सडे को उनकी हर तरह की बरियत भी हो जाए ताकि ये सारा किस्सा ख़त्म हो। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने रेजिस्टेंस दिखाई है, अब बस होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जुल्म करते करते लोग थक ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो इसको फिर ब्रेक लगना ही है। तो अच्छा है कि उन्होंने सरेंडर किए बगैर अपने मुकदमात जीते हैं, फेस किए हैं और तारीख़ में यकीनी तौर पर उनका नाम बहादुरों की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त होगा। अब आ जाते हैं जी आगे बड़े अहम मामलात हैं। एक खबर मैं आपको छोटी सी और दे दूँ, फिर चलते हैं पाबंदी के मामले के ऊपर, PMLN की जो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले जो अदालतों के साथ लड़ाई झगड़े की खबर है PMLN की, वो अभी तक सिलसिला जारी व सारी है। आपको याद होगा कि 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा था कि एजेंसीज़ मुदाखलत करती हैं, उनमें से हर एक जज को चुन चुन कर कोशिश है कि निशान इबरत बनाया जाए, मुश्किलात उसके लिए खड़ी की जाएँ, उसे रिमूव किया जाए, किसी भी तरह उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में इन्होंने जो मुख्तलिफ जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के,
उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर दिए, जिनमें ख़त लिखने वालों में जो पहले 4 जजेस थे उनके खिलाफ तो रेफरेंस दायर ही थे, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और एक शायद जज और हैं वो भी शामिल हैं। तो इन सब के खिलाफ तो रेफरेंस आ चुके थे। अब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट निशाने पर है जनाब, वहाँ से जो दबंग फैसले हैं वो बर्दाश्त नहीं है। तो अब ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं इनके खिलाफ भी जो शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुकी है। तो इससे और ज़्यादा वाज़ेह सबूत क्या होगा कि इन जजेस ने एक सच पर मबनी ख़त लिखा था। वो यही कह रहे थे कि हम पर दबाव डाला जाता है, और ये रेफरेंसेस भी उसी दबाव का ही एक हथकंडा है, उसी का ही एक शाखसाना है। इन रेफरेंसेस को भी दबाव ही कहा जाएगा दूसरे अल्फाज में, कि जजेस को हरासा करने के लिए इस किस्म के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, कानूनी भी और गैर कानूनी भी, हर तरह के जो दिख भी रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे। तो बहरहाल ये सिलसिला अभी जारी और सारी है। इसका भी सिर्फ हुकूमत को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जुडिशरी इस सारे मामले पर जब ज़्यादा स्टैंड लेके खड़ी हुई है तो अब हुकूमत के लिए और परेशानी की बात बन चुकी है। इसके अलावा जनाब अब जो ख़बर है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ख़बर ये है कि जो हुकूमत ने आज नया कार्ड खेला था कि जी PTI पर पाबंदी लगा दी जाएगी, इस पूरे कार्ड में हुई है हुकूमत को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त। और ठीक तरह से ये सारा मामला अभी शुरू भी नहीं हुआ कि इस मामले पर PMLN बिल्कुल अकेली पड़ गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी इनके हामी सहाफ़ी थे वो भी ख़िलाफ़ बोल रहे थे। मैं आज सुन रही थी शाहजेब खानज़ादा हों, आसमा शिराजी हों, बहुत से दीगर लोग जो पहले इफ्तिखार अहमद साहब हों, ये सब मतलब एंटी PTI तो हैं हर लिहाज से, और इसके बावजूद भी ये खुलेआम ट्विटर पर आकर इस बात का इजहार कर रहे थे कि ये बेवकूफ़ाना अमल है जो हुकूमत शुरू करने जा रही है, बल्कि PMLN शुरू करने जा रही है। और सब ने कहा कि इस सारे मामले से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय मज़ीद रुसवाई के, बैकफायर करेगा, और अल्टीमेटली PTI तो और इससे फ़ायदे में जाएगी, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि PTI को कुछ करना ही नहीं पड़ा। हुकूमत अपनी ही हरकतों से उसको मज़ीद मकबूल भी कर देती है और मज़ीद उसको लाइमलाइट पर रखती है। अगर ये ख़ुद ऐसी हरकतें ना करे तो शायद वो अपने लिए ख़ुद ही हर वक्त मुश्किलात खड़ी करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत कम नहीं करती, उनको हमेशा सहारा देने पहुँच जाती है। तो ये तनकीद इनके हामी सहाफ़ियों की तरफ से हो रही थी। फिर हमने अगर इत्तेहादी जमातों को देखा तो वो भी सब इस मामले पर बिल्कुल PMLN से फासले पर नज़र आईं। पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आईं, रज़ा रब्बानी साहब ने, फ़रतुल्लाह बाबर ने, कुछ और लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए कि हम इस पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। अलबत्ता अभी जो उनकी टॉप लीडरशिप है, जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, इनकी तरफ से फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को कंडेम ही कर रहे हैं और इसकी हिमायत नहीं कर रहे। इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी ने भी इसको बाकायदा कंडेम किया है कि हम बिल्कुल इसमें हुकूमत के साथ नहीं हैं और हम बिल्कुल नहीं समझते कि ऐसा कोई अमल होना चाहिए। जमात इस्लामी ने भी इस सारे मामले पर ठीक ठाक हुकूमत की क्लास ली है PMLN की कि ये क्या तरीका है, फ़ाशिस्ट हथकंडे हैं और इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से MQM ने कहा है कि हम ऑन बोर्ड नहीं हैं, हमें तो पता भी नहीं है, और ये सारी चीज़ वो भी कोई ख़ास उनकी हिमायत में सामने नहीं आए। JUIF ने भी इसको रद्द किया, और दीगर भी जो छोटी बड़ी जमातें हैं उनकी तरफ से इसी किस्म का रिएक्शन आया। आखिर में अब नज़र ये आ रहा है कि जो PMLN है वो सिर्फ अकेली इस मामले के ऊपर खड़ी है। अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि PMLN के अंदर भी सिचुएशन ये है कि लोग इनसे इस मामले पर राज़ी नहीं हैं, और ख़बरें ये आ रही हैं कि एक इजलास भी जो होना था मरी में उसको पोस्टपोन किया गया, और उसकी वजह भी यही बताई जा रही है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बहुत सी ऐसे रहनुमा जो मुख्तलिफ आवाज़ें रखते हैं उनको जानबूझ के नहीं बुलाया गया, और ये जो बड़े हैं PMLN के, उन्होंने आपस में ही तय तू करके इस तरह की चीज़ के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी, और जो एक ग्रैंड इसके ऊपर कोई पार्टी के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, राय आनी चाहिए थी, वो नहीं ली गई। और यही वजह है कि PMLN के अपने लोग भी पूरी तरह इस मामले के ऊपर मुत्तहिद नज़र नहीं आ रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो ऑन एयर एक TV शो में इस बात का ऐलान कर दिया कि वो नहीं समझते कि ये दुरुस्त फ़ैसला है। इसी तरीके से और भी जो PMLN के लोग हैं जो थोड़े से समझते हैं कि कोई एक लॉजिकल बात होनी चाहिए, तो वो भी समझ रहे थे कि ये कोई खुशाइन फ़ैसला नहीं है। कुछ लोग तो इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये फ़ैसला हुआ कहाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना तो कोई कैबिनेट मीटिंग हुई, ना PMLN का कोई इजलास हुआ, तो ये किस तरह 2-3 लोगों ने आपस में ही कोई फ़ोन पे बात करके तय कर लिया मामला, तो ये क्या हुआ।
इसी तरह से जो अभी हाल ही में बनी है पार्टी अवाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, शाहिद खाकान अब्बासी वाली, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और उन्होंने भी कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि ये बिल्कुल ही गलत फैसला, हम इसकी किसी तौर हमायत नहीं करते। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने तो आज ये तक कहा कि PMLN का जो सफ़र है, नवाज़ शरीफ का जो सफ़र है, वो इस बात से शुरू होकर कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, इस बात पे ख़त्म हो रहा है कि जो हुक्म मेरे आका। तो बहुत से लोग इस बात को इस बात से एसोसिएट कर रहे हैं कि ये PMLN का भी शायद अपना फ़ैसला ना हो और उसकी सिर्फ जो टॉप 1-2 लोग हैं, शख्सियात हैं, जो कि बेहद मायूस भी हैं सारे सिनेरियो से और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं, वो और जो गैर सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से शायद ये आपस की कोई तयशुदा मामला है जिसके ऊपर इन्होंने ये कार्रवाई डाली है। अदरवाइज़ बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम पार्टी की कोई एक मजमूई इज्तिमाई विजन की अक्कासी करता है मामला। बहरहाल किस्सा जो भी हो, कहने का मकसद ये कि ये बुरी तरह बैकफायर किया है और उल्टा इससे PMLN ही कमज़ोर ग्राउंड्स पर हमें नज़र आ रही है। हर किसी ने कहा है कि इन्होंने ये अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा है, हर किसी ने इसको कंडेम किया, हर किसी ने कहा कि इनकी पैनिक होने और कमज़ोर होने की निशानी है कि ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उनके बारे में ख़बर आती है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी से आकर मिले हैं और हेलीकॉप्टर में वो आए, हेलीकॉप्टर में वापस गए, 2 घंटे तक वो मुलाकात में मसरूफ़ रहे और इस दौरान कोई ख़ास खबर बाहर अभी तक तो नहीं निकल सकी कि क्या बातचीत हुई। लेकिन अब इस सारे मामले के बाद देखना ये होगा कि सदर आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ क्या सामने आता है। क्या पीपल्स पार्टी जो हालिया इक़दाम अनाउंस किए हैं अता तारड़ ने, क्या उसकी सपोर्ट में जाती है या उसकी मुखालफत में जाती है? ये जो अनाउंसमेंट होगी पीपल्स पार्टी की, ये बहुत डिफाइनिंग अनाउंसमेंट होगी और आपको पता चल जाएगा कि आगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। क्या हमें नज़र आएगा कि कोई सैनिटी प्रिवेल करने वाली है या अभी मज़ीद लड़ाई और क्योस हमें मुल्क में नज़र आना है। तो इन 2 हवालों से आप नज़र इस बात पर रखनी है आपने कि आगे जरदारी साहब क्या बोलते हैं और उनके फ़ैसले क्या बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला होगा। इसी से आप सही तौर पे जज कर सकेंगे कि आखिर इस वक्त अगले 1-2 महीनों में सियासी बसात में क्या कुछ होने जा रहा है। इसके साथ साथ जी आपको ये भी बता दें कि एक इमरजेंसी की भी ख़बरें जो हैं वो बड़ी चल रही थी कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन मैं इसको टोटली अभी तक बिल्कुल इसका ज़ीरो इम्कान देखती हूँ। मुझे बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है। ये ज़रूर है कि कुछ जजेस को मैसेजेस देने के लिए कि भाई ठीक है, अगर आप लोग नहीं बात मानेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी। वरना PTI के लिए तो इमरजेंसी 2 साल से लगी हुई है, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग कह रहे थे कि जी PTI पे पाबंदी लग जाएगी तो वो दफातर नहीं खोल सकेंगे, वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। तो भाई वो पहले कौन से दफ्तर खोल पाते हैं और कौन सी वो सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये तो एक फ़नी बात है क्या आप उन्हें बता रहे हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि जी उनके ऊपर कोई मज़ीद क्रैकडाउन, तो वो तो पहले 2 साल से यही भुगत रहे हैं। कोई इमरजेंसी लगा के भी अगर यही काम आप करेंगे तो उनकी क़यादत तो इस बात की यूज़ टू हुई है कि हर रोज़ पेशियाँ हैं, हर रोज़ अदालतों के चक्कर हैं, ज़मानतें हैं, फिर चक्कर हैं और घरों पर छापे हैं, रिश्तेदारों के अगवा हैं और ये सब चीज़ें तो उनके लिए यूज़ टू है। तो ऐसी कौन सी नई चीज़ हो जाएगी कि आपने पाबंदी लगा दी तो उन्हें फेस करनी पड़ जाएगी, या अगर आपने उसको किसी तरह से भी बाउंड करने की कोशिश की तो अब उनके लिए कोई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पहले कौन सा बड़ा आज़ादाना को सियासी एक्टिविटीज़ करते फिर रहे हैं। तो ये सारी मज़ाक़ ख़ेज़ बातें, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि मार्शल लॉ लगना है या इमरजेंसी लगनी है, तो इससे प्रॉब्लम और परेशानी की बात जो है वो हुकूमती जमातों को है कि उनका क्या बनेगा, उनके ओहदे चले जाएंगे मार्शल लॉ वगैरह लगने की सूरत में। PTI के पास है क्या जो उन्होंने कहना है कि ओहो जी हमारे बड़े आराम के दिन ख़त्म हो गए हैं। तो जिनको आराम मिले हुए हैं, लूट मार जिन्होंने मचाई हुई है, जिनको प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, उनके लिए परेशानी की बात है। जो पहले ही मारें खा रहे हैं उनको किस बात की परेशानी है। अच्छा, एक जो खबर इसमें आज मतीउल्लाह जान साहब ने ब्रेक की और उसके बाद में इसके ऊपर लॉ भी देख रही थी, वो ये था कि इसलिए भी हुकूमत ने पाबंदी का शोशा छोड़ा है बुनियादी तौर पर कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि जब एक पार्टी की डिसोल्यूशन होती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला आने तक उन तमाम मेंबर्स को जो कि अगर उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और मुख्तलिफ प्रोविंशियल या नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, तो उनको डिसक्वालीफाई किया जाता है। यानी अगर एक हुकूमत ने किसी जमात पे पाबंदी लगा दी तो वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, अगर वो डिसक्वालीफाई हो यानी बाकी सारी वो हुकूमती मुद्दत तक के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, असम्बली की मुद्दत तक के लिए।
अगर वो सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आने से पहले पहले उस जमात से इस्तीफ़ा दे दें तो फिर उस सूरत में जो है उनकी बहरहाल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो फिर अपनी सीट पर मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पार्टी से वाबस्ता रहें तो फिर उनको अपनी जो सीट है उससे हाथ धोना पड़ता है। तो ये एक जो पाबंदी का आर्टिकल है उसमें ये उसके असरात बताए गए हैं। अब मुझे इसमें एक दो जो कानूनी चीज़ें हैं उस पर मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि हुकूमत ने पाबंदी लगाने का जब फैसला किया है तो क्या सिर्फ एक फ़ैसले से ही वो पार्टी तहलील हो जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि जी वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा तो वो रेफरेंस की जो बुनियादी चीज़ें जब सामने रखी जाएंगी तो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये काबिल समात है या नहीं है। अगर तो वो काबिल समात है तो फिर वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जाती हैं, उसके असरात क्या होते हैं। और अगर वो पहले ही मरहले पर सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे और मुस्तरद कर दे तो उस सूरत में आप कैसे अपनी जो मनमानी है वो मुसल्लत कर सकते हैं किसी भी मेंबर के ऊपर कि भाई आप इसको या तो छोड़ें या डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हर सियासी जमात के लिए मुखालिफ सियासी जमात को ख़त्म करना या उसके मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना ये तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। हर कोई हुकूमत आएगी और आके अपने तौर पर ही कह देगी कि जी मैं ये फ़लाँ पे पाबंदी लगा रही हूँ, ये तो सारी हुकूमत, ये जो जमात है ये तो मुल्क दुश्मन है वगैरह वगैरह। तो फिर आगे जब सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला न दे तो वो बेचारे तो फिर बैठे रहेंगे वहाँ तक। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस तरह की इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी, वरना तो कोई सियासी जमात ने किसी दूसरी सियासी जमात को आज तक छोड़ना ही नहीं था, सारी ख़त्म हो चुकी होती अगर इस चीज़ को मान लिया जाए। तो ये एक बिल्कुल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि इस तरह से होगा। बाकी ज़ाहिर है इस पर जब बात लॉ एक्सपर्ट्स करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मकसद इसके पीछे ये नज़र आता है हुकूमत का कि अगर हम इस तरह से कोई कार्रवाई करें तो उससे होगा ये कि ये तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनको जो है वो छोड़नी पड़ेगी पीटीआई से वाबस्तगी, और जब वो सियासी जमात नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें मखसूस नशिस्तें भी नहीं देनी पड़ेंगी। बात फिर आके जो तान टूटती वो मखसूस नशिस्तों की। और अगर वो नहीं छोड़ते पीटीआई को, उस सूरत में अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो फिर उस सूरत में ज़िमनी इलेक्शंस होंगे और उसको वो फिर किसी भी तरह रिगिंग करके मैनेज कर सकते हैं। तो उस सूरत में भी इन लोगों से जान छूट सकती है। तो प्लानिंग इनकी ये है कि इसकी आड़ में मीनवाइल हम काम डाल लेंगे, लेकिन ये प्लानिंग्स जो घटिया किस्म की मक्काराना करते हैं ये इतनी बुरी तरह इनके मुंह पर पड़ती हैं कि उसके बाद ये अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल मुझे इस वक्त भी नज़र आ रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।